स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन सी तक कंप्लीट कर लिया था, इस वीडियो में हम सेक्शन डी करने वाले हैं। और अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे, यानी कि आपने सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड का, बेसिक का अगर नहीं देखा, तो आप चेक कर सकते हो, आपको चैनल के रिसेंट वीडियोस में मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी में और देखते हैं क्या है। देखो सेक्शन डी में पहली चीज़ तो ये, यहाँ पे आपको 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलने वाले हैं और हर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होगा। तो ये पता होना चाहिए कि सेक्शन डी कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक से है, देखो क्या दे रखा है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। देखो सीधी बात है, जैसे आप कहीं जाते हो, आप घर से अपनी कोचिंग जाते हो, फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाते हो, अगर आप स्पीड इंक्रीज करोगे तो टाइम कम लगेगा, है कि नहीं? अगर आप अपनी साइकिल की या बाइक की स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा, और स्पीड ज़्यादा कर दी तो टाइम कम, उल्टा होना है। ठीक है, तो पहले अगर मैं स्पीड को लेट कर लूँ, जैसे इस क्वेश्चन बोला फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो अगर मैंने ट्रेन की स्पीड लेट कर ली, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अगर मैंने स्पीड ऑफ ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर ले लिया तो टाइम कितना लगना चाहिए? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है? 360, तो 360 अपॉन x हो जाएगा। मतलब क्या, अगर हमने ट्रेन की स्पीड को अगर x ले लिया तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने पुट कर दिया। डिस्टेंस है 360, स्पीड है x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ठीक है, अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करता हूँ, या फिर अभी स्पीड को इंक्रीज कर लेते हैं, न्यू स्पीड देख लेते हैं। अब बोला है स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? क्या वो हमारी x + 5 हो जाएगी? तो हमारा जो नया टाइम है, न्यू टाइम की मैं बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा? टाइम तो हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस आपने चेंज नहीं करी है, वो 360 है, अपॉन में x + 5 है। अब आपको ये बोला गया है जो नया टाइम है, अब जो टाइम है वो आपको कम लगेगा, कितना? 1 आवर लेस। तो इक्वेशन कैसे बनाए, देखो मैं बताता हूं। आप एक साइड ये लिख लो, यानी कि 360 अपॉन x, और एक साइड लिख लो 360 अपॉन ये नया वाला टाइम। तो ये बोला गया था जब आप स्पीड इंक्रीज करते हो तो टाइम कम लग रहा है, तो कहां माइनस करें? तो किससे कम लग रहा होगा? अपने ओरिजिनल टाइम से ना। भाई तुमने अगर स्पीड इंक्रीज करी तो जो आपका मेन टाइम था, स्टार्टिंग वाला टाइम था, उसी से तो 1 घंटे कम लगेगा, तो -1 कर दो, = का साइन लगा दो। और एक सिंपल तरीका बताता हूं, अगर यहां प्लस होता है तो यहां माइनस, अगर यहां माइनस होगा तो यहां प्लस, उल्टा होता है। इस बात से ध्यान रख सकते हो लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हो और x की वैल्यू निकालते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप कर सकते हो, क्या चाहो तो आप इधर एलसीएम ले लो, या फिर पहले इस टर्म को इधर कर लो और -1 को इधर कर लो, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 360 अपॉन x माइनस का 360 अपॉन x + 5 = 1, ऐसा आएगा ये। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, x × x + 5। तो अगर आपने एलसीएम लिया x × x + 5, ये उससे पहले एक काम और कर लो, इससे पहले एक और काम कर लेते हैं। इन दोनों में 360 मिल रहा है कॉमन, तो 360 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन x माइनस का 1 अपॉन x + 5 = 1। अब आप एलसीएम लो 360, ठीक है, 360 एलसीएम में क्या आएगा? 1 मतलब x + 5, x + 5 का टर्म इसके साथ आ जाएगा और -x इसके साथ आ जाएगा, = 1। x कट गया, 5 का मल्टीप्लाई 360 में करोगे 0, 6 × 5 33 कैरी, 15 और 3 18, यानी 1800 हो गया, अपॉन x² + 5x = 1। तो 1800 = x² प्लस का 5x। ठीक है, अब इस टर्म को वहां माइनस कर लो, तो x² प्लस का 5x माइनस का 1800 = 0। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका आ गया x² प्लस का 5x माइनस 1800 = 0। अब इसके फैक्टर करो, कितने हो रहे हैं? तो 45 का मल्टीप्लाई अगर मैं 40 में करूं तो कितना आता है? देना 0, 20, 18। ठीक है, तो 45 और 40 बन रहे हैं, तो x² प्लस 5 को लिख देंगे 45x माइनस का 40x
माइनस का 1800 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन मिलेगा तो x प्लस 45 आएगा, इन दोनों में माइनस कॉमन 40 कॉमन मिलेगा तो x प्लस 45 आएगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 45, एक ब्रैकेट में x माइनस 40 इक्वल टू 0, ऐसे ही तो आएगा। तो एक बार इसको 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो, तो बस इससे आंसर आ जाएगा। चलो मैं इधर कर देता हूँ। तो आपने अगर x प्लस 45 को 0 करा तो x आ जाएगा माइनस 45, और x हमारा क्या था, स्पीड था। स्पीड नेगेटिव होता नहीं इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर हम x माइनस 40 को 0 करेंगे तो x आ जाएगा 40, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, जब हमने इसको 0 करा तो हमारा स्पीड कितना आ गया, यही आंसर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में, इसको नोट कर लीजिए। तो आपको जब भी स्पीड और टाइम वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे ही करा करो, दोनों के टाइम निकाल लिया करो। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, दो ही केस बनते हैं, या तो स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। अब तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब ये तुम्हारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, और इसमें एक कंडीशन दे रखी है। तो आप याद रखना, इसमें जो भी फाइंड आउट करना है उसको तो एक्स लेना ही है। ठीक है, जैसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम को लेना है, चलो पहले लेट कर देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। अब होता क्या है, जैसे स्ट्रीम होगा, एक बोट होगा, ठीक है, तो स्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है, कि बोट की स्पीड ज़्यादा होती है। ये पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आप कहोगे सर स्ट्रीम की, कोई बोलेगा बोट की। ये बताओ, अगर आप बोट लेके जा रहे हो आराम से नदी में, ठीक है, और तुम्हारी स्पीड कम है, बोट स्ट्रीम की ज़्यादा, तो क्या होगा, तुम तो स्ट्रीम की डायरेक्शन में बह जाओगे कहीं, ठीक है, पर चलो इंडिया से कहीं और पहुंच गए, समझ रहे हो। तो आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो याद रखो, बोट की स्पीड ज़्यादा होती है, इसको पहले लिखना है। ठीक है, पहले लिखना है। तो बोट की स्पीड कितनी देर की इस क्वेश्चन में, 18। अब दो चीज़ें और, एक होता है अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। अप में माइनस करना है दो स्पीड को, और डाउन में दो स्पीड को माइनस करना है। मैं दो स्पीड क्यों बोल रहा हूँ, एक स्ट्रीम की स्पीड और एक बोट की स्पीड। ऐसे अब याद रखो लॉन्ग टर्म में कि अगर आप ऊपर जाते हो तो आपकी स्पीड कम होती है, समझ रहे हो, और जब आप नीचे ऊपर से नीचे कूद के देखना एक बार, कितना जल्दी नीचे आ जाओगे हाथ पैर भी टूट जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा स्पीड होगी। तो डाउन में प्लस करना है, अप में माइनस करना। तो आप ऐसे याद रखो, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम जो होता है उसमें माइनस करना है। किसको माइनस करना है, बोट की स्पीड पहले लिखना है और माइनस कर देना है स्ट्रीम की स्पीड को। और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम वो 18 प्लस एक्स हो जाएगी। समझे, ऐसे याद रखना जो तरीके से मैंने बताया। डाउन मतलब ऊपर से नीचे स्पीड ज़्यादा होगी, प्लस करना है। ये दो चीज़ें निकाल के रख लिया करो जब भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आ जाए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बोला है एक बोट है जो 1 घंटा ज़्यादा लेती है 24 किलोमीटर जाने में अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। या तो फिर भी समझ में आ रहा है कि अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लेता है। कभी कभी ऐसी खतरनाक लैंग्वेज दे देते हैं, पता ही नहीं चलता है, लेकिन एक कॉमन सेंस तो है ना कि अप स्ट्रीम में स्पीड आपकी कम है। देखो माइनस है ना, तो जब आपकी स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा। तो कह सकते हो अप स्ट्रीम में टाइम जो है डाउन स्ट्रीम से ज़्यादा लगेगा। तो आपको इतना तो पढ़ना आ गया ना, 1 आवर मोर, तो 1 बस ऐड कर दो। मतलब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लैंग्वेज समझ में भी ना आए तो इतना तो कॉमन सेंस है ना कि अप स्ट्रीम में टाइम हमेशा ज़्यादा लगेगा, तो आपको डाउन स्ट्रीम में ऐड कर देना है वो आवर्स, अगर आपको लैंग्वेज समझ में ना आए तो। ठीक है, समझ में आ गया तब तक, ठीक है। अब टाइम होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम का टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस तो भैया 24 है। स्पीड कितनी है अप में स्पीड है 18 माइनस एक्स इक्वल टू डाउन। ठीक है, डाउन में कितना है 18 प्लस एक्स स्पीड है, डिस्टेंस तो 24 ही है, प्लस का 1। अब इसको इधर ले आएंगे और सॉल्व करेंगे। तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस का 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा आ जाएगा।
अब यहाँ पे 24 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1/18 माइनस एक्स माइनस का 1/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो 24, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, तो 18 प्लस एक्स इधर आ जाएगा, बीच में माइनस, यहाँ पे 18 माइनस एक्स आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। तो 24 18 प्लस एक्स माइनस का 18 प्लस एक्स अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यही तो आएगा। तो 18 से 18 कट गया, तो यहां से कितना आ गया 24 एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, तो 24 इंटू 2x अपॉन 324 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 48x इक्वल टू 324 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इधर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 48x प्लस का है और माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 324 कैसे फैक्टर करो कि 48 आ जाए, तो करते हैं, आप इतना नोट कर दो तो मैं 324 के फैक्टर कर लेता हूँ। पहले 2 से गया तो ये कितना आएगा 162, फिर 2 से जाएगा तो 81, फिर 3 से जाएगा तो 27, फिर 3 से गया तो 9, 3, 3, 3, 1 ऐसा आ गया। तो 27, 54 और 6, 54 में 6 अगर करेंगे माइनस तो 48 आता ना, सही ना। तो ब्रेक कर लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस का 324 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन लिया तो x प्लस 54, और खुद से भी कर सकते हो ये कैलकुलेशन। अब तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 54, एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर आप एक बार x प्लस 54 को 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा माइनस का 54, और अगर आप एक बार x माइनस 6 को 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब x के लिए कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि स्पीड है, तो हमारा 6 आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, नोट कर लें इसको। अच्छा, आपको पेपर अब आपके आ रहे होंगे सितंबर में, ठीक है, स्कूल टेस्ट हो रहे होंगे, तो अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना। ठीक है, जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें आप जाना, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा क्लास 10 टॉपर प्लेलिस्ट। क्या मिलेगा, क्लास 10 टॉपर प्लेलिस्ट। उसमें आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साइड हो जा रहा हूँ, नोट कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। कई बार बच्चे इस लैंग्वेज में कंफ्यूज आते हैं। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो ट्राइंगल का सबसे बेसिक चीज है, जो सेकंड एक्सरसाइज है बीपीटी पे बेस्ड। देखो मैं इसका फिगर बना देता हूं, क्या होता है इसका फिगर, ABC अगर मैंने एक ट्राइंगल लिया, अब लैंग्वेज पढ़ते हैं। प्रूव दैट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब मान लो इस साइड से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि आपने जब इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करा तो इसकी जो दो अदर साइड है उसकी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है। अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, यानी कि अगर ये DE पॉइंट अगर ले लिया तो ये बोला सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा बीपीटी में कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बीपीटी से हम ये रेशियो लिखते हैं। तो ये तो बीपीटी थ्योरम है, तो ये तो आपको ट्राइंगल के किसी भी वीडियो में मेरे मिल जाएगा, चाहे वन शॉट वीडियो देखना, चाहे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, वहां पे मैंने ये थ्योरम करवा रखी है, और थ्योरम तो आप प्रूफ कर ही लेंगे अगर आपने पहले से चैप्टर कर रखा है। ठीक है, नहीं किया तो बताऊंगा कि आप मेरे वही टॉपर्स प्लेलिस्ट में जाओगे, वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, वहां पे आपको इस ट्राइंगल के बीपीटी थ्योरम भी प्रूफ मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो थ्योरम है ये। ठीक है, अब हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है, इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल PQR है,
पी क्यू आर, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। एस एंड टी आर द पॉइंट्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली, तो मतलब एस पॉइंट है पी क्यू पे, तो ये एस पॉइंट हो गया, और पी आर पे जो पॉइंट है एक टी है, पी आर पे कैसा पॉइंट है, टी पॉइंट है, मतलब पी क्यू पे एस है और पी आर पे टी है। तो हमने ये ज्वाइन कर लिया। फिर लिखा है पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू जो है वो आपको पी टी अपॉन टी आर के इक्वल दे रखा है, और एक एंगल भी इक्वल दे रखा है, पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ऐसा भी हमें गिवन है। फिर प्रूव करना है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो पेपर में जब भी ट्राइंगल का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पहले आप गिवन लिख दिया करो, जैसे ये गिवन में आ गया, ठीक है, टू प्रूव लिख दिया करो, फिर गिवन के बाद टू प्रूव लिख दिया। क्या प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये प्रूव करना है। अब यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, सीधा प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको ये वाला एंगल यानी पी एस टी जो है पी आर क्यू के इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में। अब आते हैं कैसे प्रूफ होगा। देखो, अगर साइड का रेशियो इक्वल है, यानी कि पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, सिंस पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये टी क्यू, एक मिनट, पी टी अपॉन टी आर होगा ना, हाँ टी क्यू गलत लिख दिया मैंने, टी आर ही है, ठीक है, पी टी अपॉन टी आर। तो अगर ये रेशियो सेम है तो क्या यहाँ पे कन्वर्स बीपीटी थ्योरम लग रहा है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, तो कन्वर्स ऑफ बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर साइड के रेशियो सेम है तो जो एस टी लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, और अगर ये पैरेलल है तो क्या मैं पी एस टी एंगल को पी क्यू आर के इक्वल बोल सकता हूं, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। किस रूल से भाई, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल किससे इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल से, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई मान लो। लेकिन आपको तो ऑलरेडी क्वेश्चन में पीएसटी किसके इक्वल दे रखा है, पी आर क्यू के, सिंस एंगल पीएसटी तो हमारे पास पी आर क्यू के इक्वल है। तो अगर मैं इसको सेकंड कंडीशन मान लूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो ना, ये पीएसटी है, ये पी क्यू आर है, ये पीएसटी है, पी क्यू आर है, तो क्या पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड से, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये आ जाएगा, बताओ, पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। क्या हमारा एंगल ये पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर आ गया, और किसी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड ही बराबर होंगी, तो इसका मतलब क्या कह सकते हो, पी क्यू इक्वल टू पी आर, है कि नहीं। अगर दो एंगल बराबर हैं तो इसकी अपोजिट जो साइड है वो भी बराबर होंगी। अब आप थ्योरम लिख देना, इसमें क्या लिखोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल, समझ रहे हो, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये आप रूल अगर अप्लाई कर देंगे तो ये पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू पी आर, ठीक है, पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया, पी आर। और अगर दो साइड इक्वल है तो मैं कह सकता हूं दैट इंप्लाइज ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। कैसे ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, क्योंकि साइड्स जो है वो इक्वल हैं और अपोजिट, अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, उसके जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। देख लो इस चीज़ को और ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें, क्योंकि तो आप वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब को भी पता चलता है अच्छा कंटेंट है, बच्चों को समझ में आ रहा है, वो और लोगों को फैलाएगा, ठीक है, कि हाँ ठीक है, तो आप इसमें हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 34 क्या लिखा है 34 में, अब मेडिएशन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है, विथ टू हेमिस्फीयर स्टक एट ईच एंड्स, मतलब आपको हेमिस्फीयर दिख रहा हो तो
अगर मैं यहाँ से ऐसे कट कर दूँ यहाँ पे ये, तो अब आपको हेमिस्फीयर दिख रहा होगा ना, ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। कैप्सूल को ध्यान से, अगर आपने कैप्सूल कभी खाया हो तो देखा होगा, सिलेंडर सा होता है और इधर हेमिस्फीयर से बने होते ना। एंटायर कैप्सूल लेंथ है 14 mm और डायमीटर आप देख पा रहे हो यहां से लेके यहां तक पूरा 5 mm दे रखा है। सरफेस एरिया बताना है। अब देखने में तो ये 2D शेप लग रहा है, रेक्टेंगल टाइप, लेकिन कैप्सूल 3D होता है। तो एक सिलेंडर होता है, ऊपर हेमिस्फीयर लगा होता है, मतलब आपके लिए अगर देखूं तो कुछ इस तरीके से हो गया ना सिलेंडर, ठीक है, ऐसा सिलेंडर हो गया और इधर हेमिस्फीयर, ठीक है, इस तरीके से कुछ हो गया। तो अगर आपसे सरफेस एरिया पूछा जा रहा है इसका, तो क्या यूज होगा इसमें? सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का, और वो भी कौन सा? कर्व सरफेस एरिया। भाई कैप्सूल के अंदर थोड़ी ना घुस जाओगे तुम, तो आउटर सरफेस देखोगे ना, तो ये वाला सरफेस इसको क्या बोलते हो तुम लोग? बोलते हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या बोलते हो? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और ये जो है इसको क्या बोलोगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एक इधर है और एक इधर है, तो ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कर दोगे। क्या कर दोगे? हेमिस्फीयर, ठीक है, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, इतना कर दिया। अच्छा जी, अब देखो, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RH होता है। अच्छा, रेडियस कितनी होगी अगर मैं बात करूं आपसे? तो देखो यहां से अगर देखें तो ये, इसको हम रेडियस बोलेंगे, तो जो सिलेंडर की रेडियस होगी वही हेमिस्फीयर की होगी, ठीक है, पहली बात तो ये। और अगर डायमीटर तुम्हारे पास 5 mm है तो रेडियस कितनी होगी? 5/2 कर दो, यानी 2.5, ठीक है। अब सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, चलो वो बाद में, पहले ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई R²। क्या होता है? 2 पाई R²। तो ये आ गया 2 पाई RH प्लस का 4 पाई R²। तो 2 पाई R कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में क्या आएगा? H, एक 2 बचेगा और एक R बचेगा, H प्लस 2R। अब आपको फाइनली H और R पुट करना है, तो R तो पता चल गया 2.5 है, H नहीं पता, यानी सिलेंडर की हाइट। तो वो कैसे निकलेगा? देखो, अगर हमारे पास, अगर मैं यहां से यहां ज्वाइन करूं इसको और यहां से भी इसको ज्वाइन करूं, तो ये तो रेडियस है ना, तो रेडियस कितनी? 2.5, तो 2.5 इधर हो गया, 2.5 इधर हो गया। तो अगर आपको उसमें अगर ना दिख रहा हो रेड कलर की वजह से, तो मैं इधर बना देता हूं कि यहां पे 2.5 हो गया, यहां से सेंटर है तो यहां से भी 2.5 हो गया। तो सिलेंडर की हाइट तो इतनी है ना, H। तो अगर ये पूरी 14 थी तो H कितना होगा? 14 में से माइनस करना होगा 2.5 इधर, 2.5 इधर, दोनों साइड। तो 14 माइनस का 5 कितना आ जाएगा? 9। तो सिलेंडर की हाइट जो है वो 9 mm होगी। कितनी होगी? अब ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो 2 पाई, अब देखो पाई दे नहीं रखा है तो 22/7 पुट कर लेते हैं। R रेडियस है, रेडियस 2.5 है, H हमारे पास हमने निकाल लिया 9 है, प्लस 2R, R हमारे पास कितना है? R हमारे पास था कितना, कहाँ गया? 2.5। तो ये हो गया 44 इंटू 2.5/7 इंटू, ये देखो 5 आएगा, 5 + 9 14 होगा, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा। 44 का मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 का मल्टीप्लाई कर लो 20, और 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22। तो 220 mm² आ जाएगा आंसर। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, 220 mm² आ गया। देख लो आप लोगों को कितना आया। तो इसका आंसर 220 mm² ही है, ठीक है। समझ में आया कैसे करा? सिंपल था, नोट कर लीजिए इसको। अब इसका जो और वाला पार्ट है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, गुलाब जामुन वाला, ठीक है। देखो जरा पढ़ के क्या दे रखा है। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अबाउट 30%, ठीक है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर, यानी कि जो गुलाब जामुन है वो सिलेंडर शेप में है, ठीक है, विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, यानी सिलेंडर और हेमिस्फेयर दो हैं इसके ईच एंड पे।
यानी ये गुलाब जामुन आपने देखा होगा, एक गोल गुलाब जामुन रहता है स्फीयर टाइप, एक इस टाइप का भी रहता है, ठीक है, तो उस टाइप की बात हो रही है। विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो लेंथ है गुलाब जामुन की पूरी वो 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है, यानी जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा उसी जैसा है। तो इसे मोटा मोटा अगर मैं निकाल लूँ तो इसकी रेडियस क्या होगी, तो 2.8 का हाफ कर लो 1.4 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 1.4 होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.4 होगा। तो अगर मैं सिलेंडर की हाइट की बात करूँ ये h, तो h कितना होगा, 5 में से 1.4 माइनस 1.4 करना पड़ेगा, यानी 5 माइनस 2.8 यानी 2.2 सेंटीमीटर हाइट हो गई। अब आपको निकालना क्या है, देखो हाउ मच सिरप, यानी वॉल्यूम पता करना, सिरप कितना सिरप है, तो भाई सिरप तो वॉल्यूम के फॉर्म में होगा ना। तो सिरप का वॉल्यूम हमें शुरुआत में बता रखा कि सिरप जो है वो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है। जो गुलाब जामुन है ना, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि एक गुलाब जामुन जो है वो उसमें जो शुगर सिरप है वो 30% है। तो अगर मैं पहले गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता कर लूं तो फिर शुगर का वॉल्यूम कितना होगा, उसका 30%। तो चलो, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन वो कितना होगा। तो देखो सीधी बात है, गुलाब जामुन का शेप है सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ही तो होगा। और इसमें ध्यान रखना एक साथ कैलकुलेशन करना, ये नहीं पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल रहे हो, फिर 45 गुलाब जामुन है, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उसका 30, नहीं, एक साथ लिख लो, लिखने के बाद कैलकुलेशन एक साथ करनी है। अभी कैलकुलेशन कुछ लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है, बहुत टफ लगता है। अभी आप देखना मैं किस तरीके से बताऊंगा, आपको बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं पूरी कैलकुलेशन एक साथ करूंगा लास्ट में। आप कहोगे यार ये इतना आसान हो गया, हम तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सोचते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इतना हो गया, चलो इनके फॉर्मूले रख लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच ट्वाइस ऑफ, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर स्क्वायर, कॉमन लेना चाहो ले लो, पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या आएगा h प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर कॉमन लेके r। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गया, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। मैं अभी कोई वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये आ गया। अगर मुझे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता करना है तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो वो कितना हो जाएगा बताओ। जो भी ये लिखा है इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में h प्लस 4/3 r मल्टीप्लाई 45, काम खत्म। समझ रहे हो, मैंने कहीं भी कोई कैलकुलेशन अभी नहीं करी, बस पुट करता चला जा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं इसको इसमें ले लेता हूं सॉल्व करने के लिए। देखो अब हमें क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ सिरप पता करना था ना, तो बस इसी में हम क्या करेंगे, फिर से इसी में अब वॉल्यूम ऑफ सिरप जो हमारा लास्ट आंसर है जो हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना ना, तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ सिरप, वो वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या हो जाएगा, जो भी ये लिखा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर h प्लस 4/3 r इंटू 45, इसी का 30% करना है, यानी 30/100 कर दो। अब आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर लास्ट आंसर है। हम लोग गलती क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, पॉइंट पॉइंट में खतरनाक निकालते हैं, फिर इसमें पॉइंट पॉइंट में निकालोगे, फिर इसमें पॉइंट पॉइंट में निकालोगे। एक साथ कैलकुलेशन करने से ये फायदा हो सकता है, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे डायरेक्टली, तो हमने एक साथ लिखा, ठीक है। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू इसमें कहीं दे नहीं रखी है, तो 22/7 रख लिया। आर स्क्वायर, आर कितना है भाई हमारा 1.4 है, तो 1.4 का स्क्वायर, h कितना है, h 2.2 है, प्लस 4/3, r कितना है 1.4 है, ठीक है, ऐसे ही आ रहा है, h 2.2 ये 1.4 और ये 40। अब देखो 0 से 0 कट गया कम से कम, तो 45 इंटू 3/10। अब करते हैं इसको सॉल्व, तो 22/7
1.4 का मतलब है 2 बार लिख लो इसको, ठीक है, ब्रैकेट। यहाँ पे 3 एलसीएम ले लो, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6, 6.6 आएगा, और 4 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 होता है, यानी 5.6 आएगा। 45 इंटू 3/10। अब देखो 7 2 जा 14, यानी 0.2 आ गया, ठीक है। तो कितना होगा देखो, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 ब्रैकेट। अब ये ऐड करो, 6 6 12, 1 कैरी 6 हो जाएगा 12, यानी 12.2/3 इंटू 45 इंटू 3/10। देखो अब एक और तुम्हें फायदा हो गया, पता है क्या, देखो ये 3 से ये 3 भी कट गया, समझ रहे हो, ये 3 से 3 भी कट गया। अब बस तुम्हारे ये टर्म बचे, इनको करना है मल्टीप्लाई, नीचे तो कुछ बचे ही नहीं। 10 का टेंशन मत लो, 10 तो वैसे भी 0 पॉइंट मतलब शिफ्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो देखिए कितना आता है, 22 का 0.2 में करोगे कितना आएगा, 44 होता है, तो 4.4 आ जाएगा। ये आपका 1.4 है, ये आपका 12.2 है, और ये 45 है, और डिवाइड में 10 है। 10 का तो टेंशन मतलब बाद में हो जाएगा डिवाइड। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसका, 44 का 45 में कर लो, 44 का कर लेते हैं 45 में, बल्कि 44 में होगा, ये 4.4 है, तो करते हैं 20 20 2 22, ठीक है, इंटू 4 का करेंगे 16, 16 में 1 कैरी जाएगा 176, तो 0891। और देखो यार अपने अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करना, मतलब ठीक है, हो सकता है कई बार देखो क्या होता है मल्टीप्लाई करने में कहीं मैंने 1 का 2 लिख दिया तो एरर हो सकती है, लेकिन मैं वेरीफाई करूंगा, चेक भी करूंगा, लेकिन आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि अब ये ऐसा टास्क नहीं है कि जिसमें समझाना पड़े, तो ये कैलकुलेशन है जो आपको करनी है, ठीक है। तो पॉइंट था तो ये तो 198 आ गया, यानी ये वैल्यू सॉल्व होकर 198 आई है। इनको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखो, 12.2 का मल्टीप्लाई करना है 1.4 में, 14 2 जा 28, 2 कैरी, 14 2 जा 28, 2 कैरी 33 कैरी, 14 और 3 17, और 1 2 17.08 आया। अब 17.08 का मल्टीप्लाई करना है 198 में, और फिर बाद में हम 10 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं सही आ रहा है, हमारी कैलकुलेशन सही हुई कि नहीं, ठीक है। 18 8 जा 64, 18 7 जा 56, 5 8 5 13, इंटू 9 से करते हैं 72, 63 6 कैरी 9 और 6 17, नहीं 9 और 9 6 जा 63 होता है, और 6 करा तो 9 6 15 होता है, 9 6 क्या होता है 15, तो ये 15 हो गया, इंटू 1 से करा तो 1708, तो भैया 8 4 6 7 6 13, तो 8 7 15, 15 6 21, ठीक है, 2 कैरी 3 2 6 2 8, 6 13, और 13 के बाद तुम्हारा 1 कैरी गया 3 3 3 8, और 1 2 डिजिट बाद यहां लगेगा, फिर एक 10 का भी है, तो 3 3 8 समथिंग आ रहा है क्या, देखते हैं। अगर हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना की हो तो आ जाना चाहिए, अरे वाह क्या बात है, आ गया। तो देखो ये हमारा आया 338.84, और ये 10 से जब डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 338.184। तो जो सीबीएसई ने भी बोला है इसी टाइप से आ रहा है, 338 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ठीक है, उन्होंने अप्रोक्सीमेट का साइन बना रखा है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। तो आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है, और चेक कर लेना, मतलब 338 आ रहा है पीछे, लेकिन कहीं इधर मान लो आपका 175 आ रहा हो तो वो कोई बात नहीं, वो एक ही जैसा है वो, लेकिन आप चेक कर लेना कहीं गलती से मैंने 1 2 डिजिट इधर उधर कर दिए तो, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज समझ में आई कि आप अगर अलग अलग सॉल्व करते कि इसको अलग निकाल रहे हो, इसको अलग निकाल रहे हो, फिर इसको अलग कर रहे हो, तो बहुत बड़ा हो जाता है। हालांकि ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी इस क्वेश्चन में, हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बार टफ कैलकुलेशन इतनी आ रही है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी कि इसको इजी करने का, कि एक बार में सॉल्व कर दिया पूरा और हमारा हाईली एक्यूरेट अभी आंसर आ गया। कैलकुलेशन नो डाउट इसमें ज्यादा लेंथी थी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा सॉल्यूशन तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट है इस सेक्शन का। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना, और एवरेज का मतलब मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन।
तो मीन के देखो आपके पास दो मेथड है कोर्स में हमारे पास, कौन कौन से, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है कौन सा, एज्यूम मीन मेथड। क्या, और जब भी डेटा बड़ा होता है जैसे थाउजेंड्स में ये दिख रहा है आपको, तो हम एज्यूम मीन मेथड का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखो x निकाल लो, ठीक है। और एज्यूम मीन मेथड में अगर मैं मीन का फॉर्मूला लिखूं तो मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ डी, एफ आई डी आई लिख सकते हो, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, मतलब f और d का मल्टीप्लाई। d क्या होता है, तो d के लिए पहले वो बाद में देखते हैं, पहले x निकालते हैं। और x क्या होता है, मिड वैल्यू होता है। x क्या होता है, x आपका होता है मिड वैल्यू। x क्या होता है, मिड वैल्यू। तो पहले तो मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम x निकाल लेते हैं यहीं पे। तो क्या मिड वैल्यू आएगी, देखो 2000 और 1500 को ऐड करोगे तो 3500 आएगा, तो 1750 हो जाएगा इसका मिड वैल्यू, ठीक है। और ये 4500 होगा, तो 4500 का मिड वैल्यू क्या होगा, 2250 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो गया, 5500, ये हो जाएगा 2750, इसी तरीके से आएगा, ये हो जाएगा 3250, ये हो जाएगा 3750 मिड वैल्यू, ठीक है। और ये हो जाएगा 4250 और ये हो जाएगा 4750, ये आ गया x। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। मतलब अगर मैं लिख दूं कि मैंने कैसे x निकाला, तो x निकाला मैंने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि जैसे 2000 में 1500 ऐड करा और 2 से डिवाइड करा तो आ जाएगा, x आ गया। ये जो दे रखा है ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी f दे रखा है, क्या दे रखा है, f। अब आपको मल्टीप्लाई करना है f का d में, तो पहले d चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, d। तो हमें एक टेबल और बनानी पड़ेगी जिसमें d हमें निकालना पड़ेगा, अरे ठीक है, जिसमें हमें d निकालना पड़ेगा और फिर f और d का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो d कैसे निकलेगा वो समझते हैं, d जो है वो कैसे निकलेगा समझते हैं। तो d का जो फॉर्मूला होता है, d हमारे लिए होता है x माइनस का a, और a क्या होता है, x की मिड वैल्यू होती है, मतलब a जो होता है, a होता है एज्यूम वैल्यू, क्या होती है, एज्यूम वैल्यू। और ये कहां से आती है, x से ही आती है, और x के बीच में जो वैल्यू है, यानी कि इसमें जो मिड वैल्यू है, क्या वो मिड वैल्यू ये वाली हो जाएगी, बताओ, ये हो गया 3250, यानी कि हमें d निकालना है, और d जो है वो x माइनस का a होता है, और a तुमने लिया है 3250, कितना लिया है, 3250। तो अब आप बताओ, अगर x, अब देखो मैं पुट कर करके दिखाता हूं, अगर x मेरा 1750 यानी ये, और एज्यूम वैल्यू है 3250, तो कितना आएगा, 3250 में अगर मैं माइनस करूं 1750 कितना आएगा, 0, 5 में 5 गया 0, 12 में 7 गया 5, 1 कैरी गया 1500। तो d जो इधर मिल रहा है वो मिलेगा कितना, 1500, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। इसमें करेंगे तो माइनस का 1000 आ जाएगा, इसमें जब करोगे तो माइनस का 500 आ जाएगा, इसमें करोगे माइनस तो 0 आ जाएगा, फिर ये 500 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1000 हो जाएगा, और ये 1500 हो जाएगा, चेक करें इतना, ठीक है। तो ये d आ गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, f और d का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, f और d का मल्टीप्लाई। तो एक टेबल अलग से बनाते हैं जिसमें हम f और d का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर एफ डी लिख लेते हैं, ठीक है, इधर हम एफ डी का मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, उसका समेशन करना पड़ेगा हमें, उसका हमें समेशन करना है। तो करते हैं एफ डी का मल्टीप्लाई। तो माइनस 1500 का 1400 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1500 का अगर 1400 में करो, 14 में करोगे, सॉरी 0 0, 15 का 4 में कर लो 60 होता, 6 कैरी,
और 15 इसमें आएगा, 6 कैरी जाएगा, 21,000 माइनस का, तो माइनस का 21,000। पहले मैं इतना मैच कर लेता हूँ, हमारा सही चल रहा है ना सब कुछ, कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती ना हुई हो। ठीक है, माइनस 1500, 1500, 500, 1000, दिस और ये 21,000, ठीक चल रहा है। चलो इधर कितना आएगा देखो, 56 का अगर 1000 में करोगे तो माइनस का 56,000 आ जाएगा, और इसका 500 का इसमें करोगे तो माइनस का 30,000 हो जाएगा। आप खुद से भी करें कैलकुलेशन, जीरो करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 37,000 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 62,000, और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें समेशन यानी सिग्मा चाहिए, FIDI। इन सबको जरा ऐड कर लो, तो ऐड करने पे मिल रहा है 64,000। कितना मिल रहा है आप करके देख लेना, ऐड करके 64,000। चलो अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते हैं। ए कितना है 3250 प्लस FD का समेशन 64,000 और अपॉन में फ्रीक्वेंसी का समेशन। आप अगर इस सबको ऐड करोगे तो हालांकि शुरुआत में दे रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, यानी इसका जो समेशन आप चाहे करके ऐड कर लो, ये 400 आ रहे हैं, तो डिवाइड में यानी 400 आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 400 है। तो जीरो से जीरो कट गया, और ये कितने टाइम्स कट जाएगा 16, तो 160 हो गया। तो 3250 में अगर 160 अगर ऐड करेंगे तो 3410 इतने आवर हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये बोला था फाइंड द एवरेज लाइफ, तो इतने ये हमारी एवरेज लाइफ है, यही हमारा मीन है। आया समझ में ये क्वेश्चन? तो उम्मीद करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन बढ़िया समझ में आए हो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उनका भी भला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।